नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे साइबर क्राइम के एमसीक्यूज को। इसका एक भाग पहले ही बन चुका है, अपलोड किया जा चुका है। आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या यहाँ पे ऊपर आपको लिंक भी दिया जा रहा है और इस वीडियो के अंत में भी लिंक दिया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला वीडियो आप देख लेंगे, तब आपको सेकंड वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे के क्वेश्चंस तो हम देखते हैं। Which of these is not a proper method of maintaining confidentiality? गोपनीयता को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा एक तरीका नहीं है? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आईडी एंड पासवर्ड बेस्ड वेरिफिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या स्विचिंग ऑफ द फोन। तो देखो, गोपनीयता बनाए रखने के लिए यानी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस अनलॉकिंग या रेटिना रीडिंग, ये सब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आता है। इसके अलावा आईडी या पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आप लॉगिन करते हैं तो आपसे पासवर्ड मांगता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी किया जा सकता है, यानी आप पासवर्ड भी देंगे, बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी भी भरेंगे, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। तो ये तीनों ही जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को बढ़ावा देता है। लेकिन यदि आप फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं तो इससे आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा या उसकी गोपनीयता बनी रहेगी। इससे कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा इंटीग्रिटी गेट कंप्रोमाइज्ड व्हेन डैश एंड डैश आर टेकन कंट्रोल ऑफ। डेटा इंटीग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है यदि इन दो चीज़ों का कंट्रोल ले लिया जाता है। कौन कौन सा कंट्रोल यदि सामने वाले ने ले लिया आपके, तो आपका डेटा इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो जाएगा। पहला तो है एक्सेस कंट्रोल और दूसरा है फाइल परमिशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि आपके सिस्टम तक उसकी पहुंच हो जाती है और फाइल को यूज करने का परमिशन आपने उसे किसी भी तरीके से दे दिया है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके डेटा को बहुत आसानी से बदल सकता है, उसकी इंटीग्रिटी प्रभावित हो सकती है। अगला प्रश्न है, वन कॉमन वे टू मेंटेन डेटा अवेलेबिलिटी इज। डेटा की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक सामान्य तरीका कौन सा है? डेटा क्लस्टरिंग, डेटा बैकअप, डेटा रिकवरी या डेटा अल्टरिंग। तो देखो, डेटा बैकअप यदि बना लिया जाए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि यदि डेटा का बैकअप बना लिया जाए तो डेटा की अवेलेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। कभी डेटा प्राइमरी डेटा आपका डिलीट हो जाए या कोई उसमें गड़बड़ी आ जाए, आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेटा बैकअप के माध्यम से आप डेटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं, हिंदी में साइबर लॉ का क्वेश्चन मिलना थोड़ा कठिन है, तो ऐसे केस में हिंदी में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले भी इसे समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, डैश इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अटैक यूजिंग विच हैकर्स एक्सप्लॉइट ह्यूमन साइकोलॉजी। ये एक विशेष प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर जो है ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके अपने काम को अंजाम देता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इनसिक्योर नेटवर्क, सोशल इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कोई हैकर जो है आपके ह्यूमन साइकोलॉजी को प्रभावित करके आपसे डेटा निकलवा सकता है, आपके डेटा को चोरी कर सकता है या उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है, डैश इन्वॉल्व स्कैम वेयर एन इंडिविजुअल यूजुअली एन अटैकर लाई टू अ पर्सन द टारगेट विक्टिम टू एक्वायर प्रिविलेज डेटा। यानी उस तरीके को या उस स्कैम को क्या नाम दिया गया है जिसमें एक इंडिविजुअल जो हमला करने वाला व्यक्ति होता है, दूसरे व्यक्ति जो टारगेट विक्टिम होता है यानी जो उस हमले का शिकार होता है, उसके प्रिविलेज डेटा यानी विशेष डेटा को एक्वायर कर सकता है। तो इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग एक ऐसा हमला होता है जिसमें एक अटैकर एक विक्टिम के प्रिविलेज डेटा को एक्वायर कर लेता है स्कैम करके, धोखेबाजी से। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक यूज टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन इन ट्रैश और अराउंड डस्टबिन कंटेनर्स। यानी निम्न में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो आपके ट्रैश में या डस्टबिन में
यानी फाइल डिलीट होती है तो वो डस्टबिन में जाती है पहले, ठीक है, रिसाइकिल बिन में। उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है उसे पढ़ने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। तो उस टेक्निक को कहते हैं डंपस्टर डाइविंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग? निम्न में से सामाजिक इंजीनियरिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, प्रकार नहीं है? डंपस्टर डाइविंग, शोल्डर सर्फिंग, कार्डिंग या स्पीयर फिशिंग? तो देखो ए, बी और डी ये तीनों सोशल इंजीनियरिंग के ही एक प्रकार हैं, लेकिन कार्डिंग जो है इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन अ फिशिंग अटैकर्स टारगेट द व्हाट टेक्नोलॉजी टू शो सोशल इंजीनियरिंग? यानी फिशिंग करते वक्त अटैकर्स जो है कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर अटैक करते हैं, जैसा कि वो सोशल इंजीनियरिंग में भी करते हैं? तो देखो ईमेल्स के माध्यम से इस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, टेल गेटिंग इज आल्सो टर्म्ड एज? टेल गेटिंग को दूसरा नाम क्या दिया गया है? पिग्गी बैंकिंग, प्री टेस्टिंग, फिशिंग या बैटिंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिग्गी बैंकिंग। टेल गेटिंग को पिग्गी बैंकिंग भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, डैश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग कॉर्पोरेट डेटा, कम्युनिकेशन एंड अदर एसेट? यानी निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कॉर्पोरेट डेटा या कॉर्पोरेट लोगों के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन या बातचीत हो रही है या और कोई एसेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता? शॉर्ट, काइपर क्लाउड, बर्प स्वेट या वायर शार्क? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साइपर क्लाउड। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर ब्लैक जैकिंग? ब्लैक जैकिंग के लिए निम्न में से कौन सा टूल यूज किया जाता है? बीबी अटैकर, बीबी प्रॉक्सी, ब्लैक ब्यूरीड या बीबी जैकिंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीबी प्रॉक्सी, ठीक है। ये थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे, इसमें बहुत सारे आपको नए शब्द देखने को मिल रहे होंगे, इसके बारे में आप लोग गूगल जरूर कर लीजिएगा यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस? निम्न में से कौन सा एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है? गिव फुल परमिशन फॉर रिमोट ट्रांसफरिंग, ग्रांट रीड ओनली परमिशन, ग्रांट लिमिटेड परमिशन टू स्पेसिफाइड अकाउंट या गिव बोथ रीड एंड राइट परमिशन बट नॉट एग्जीक्यूट? तो देखो इसमें से सबसे अच्छी प्रक्रिया ये मानी जाएगी कि आप सामने वाले व्यक्ति को लिमिटेड परमिशन दीजिए, किसी स्पेसिफाइड अकाउंट को यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लिमिटेड परमिशन दीजिए। परमिशन आप लिमिटेड दिए रहेंगे तो सामने वाला इधर उधर की क्रियाएं नहीं कर पाएगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर यूजर एडमिनिस्ट्रेशन? यूजर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी प्रैक्टिस जो है अच्छी नहीं मानी जाती है? आइसोलेटिंग अ सिस्टम आफ्टर अ कंप्रोमाइज, किसी सिस्टम के साथ यदि कोई कंप्रोमाइज हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका है तो उसे अलग कर देना। परफॉर्म रैंडम ऑडिटिंग प्रोसीजर, समय समय पे रैंडम तरीके से ऑडिटिंग कराना सिस्टम्स का। ग्रांटिंग प्रिविलेज ऑन अ पर होस्ट बेसिस, पर होस्ट के आधार पे प्रिविलेज प्रदान कर देना। या यूजिंग टेलनेट एंड एफटीपी फॉर रिमोट एक्सेस, यानी दूरस्थ पहुंच के लिए टेलनेट और एफटीपी जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करना। तो देखो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एफटीपी और टेलनेट जैसी सर्विसेज का यूज करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन का सबसे कम सुरक्षित तरीका कौन सा है? की गार्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना पैटर्न या पासवर्ड? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पासवर्ड ही सबसे कमज़ोर तरीका है ऑथेंटिकेशन कराने का, क्योंकि पासवर्ड को बहुत आसानी से कई बार हैक किया जा सकता है, ठीक है। रेटिना और फिंगरप्रिंट ये बायोमेट्रिक जो होते हैं ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? निम्न में से कौन सा पासवर्ड ज़्यादा मजबूत है? 19 अगस्त 88, दिल्ली 88, P@SW0RD या अगस्त दिल्ली? तो देखो एक पासवर्ड को मजबूत होने के लिए पहली बात तो ये होना चाहिए कि
लेटर्स होने चाहिए। लेटर्स में भी कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें नंबर भी होना चाहिए, कम से कम एक नंबर पासवर्ड में ज़रूर होना चाहिए, और एक या कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो नंबर और वर्ड हैं, लेकिन इसमें कहीं भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। सेम वही स्थिति सेकंड वाले में भी है। फोर्थ वाले में कैरेक्टर्स हैं यानी लेटर्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन नंबर का पता नहीं है। लेकिन सी वाला जो है ये सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, जीरो के रूप में नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और @ के रूप में स्पेशल कैरेक्टर भी दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाएगा। अगला प्रश्न है, वाई इज द वन टाइम पासवर्ड इज सेफ। वन टाइम पासवर्ड यानी जो OTP होता है उसे सेफ क्यों माना जाता है, ये ज़्यादा सेफ क्यों है? इट इज़ ईजी टू जनरेटेड, इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, या इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो देखो OTP में क्या है ना कि OTP केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है, हर डिफरेंट एक्सेस में ये डिफरेंट हो जाता है, इसलिए OTP को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगला प्रश्न है, विच हैपेंस फर्स्ट, ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, यानी ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में कौन सा काम पहले होता है? पहले ऑथोराइजेशन होगा कि पहले ऑथेंटिकेशन होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहले ऑथोराइजेशन होता है। जब एक बार ऑथोराइजेशन हो जाता है उसके बाद ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया चालू होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम द ऑप्शन बिलो विच ऑफ देम इज नॉट वैल्यूनरेबिलिटी टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इंफॉर्मेशन की सुरक्षा की वैल्यूनरेबिलिटी को नहीं दिखाता है? फ्लड, विदाउट डिलीटिंग डेटा, डिस्पोजल ऑफ स्टोरेज मीडिया, अनचेंज्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, लेटेस्ट पैचेज एंड अपडेट नॉट डन। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्लड। यदि आप बिना डिलीट किए हुए अपने स्टोरेज मीडिया को डिस्पोज कर देते हैं तो डेटा को वापस पाया जा सकता है, रिट्राइव किया जा सकता है। यदि आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज नहीं करते हैं तो ऐसे केस में वो पासवर्ड मिसयूज हो सकता है। यदि आप अपने कंप्यूटर में लेटेस्ट पैच और अपडेट को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में नए नए तरीके के जो वायरस वगैरह बनते हैं उनसे आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। यानी ये तीनों ही पैटर्न जो है आपके इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी में सेंध लगाता है, लेकिन फ्लड ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं जो आपके सिक्योरिटी को प्रभावित करे। अगला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ EDR इज एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिकवरी, अर्ली डिटेक्शन एंड रिस्पांस, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस, या एंडलेस डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो EDR का फुल फॉर्म होता है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्रोमाइजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कम्स अंडर बग, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी या अटैक। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यदि कंप्रोमाइज हो रहा है तो इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? इसे रखेंगे थ्रेट की कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेनी साइबर क्राइम्स कम अंडर द इंडियन पेनल कोड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। यानी बहुत सारे साइबर अपराध जो है ना भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो इंडियन पेनल कोड में आता हो? सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज बाय ईमेल, धमकाने वाले मैसेज को ईमेल से भेजना, फोर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करना, बोगस वेबसाइट यानी फर्जी वेबसाइट बना लेना, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही कार्य जो है ना ये आपके साइबर क्राइम में आते हैं जो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दंडनीय हैं। अगला प्रश्न है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन। यानी किस डेट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को नोटिफाई किया गया था? तो ये नोटिफाई किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज विच रिक्वायरमेंट अंडर द वेरियस एप्लीकेशंस।
यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो किस तरीके के रिक्वायरमेंट को माना जाता है अलग अलग एप्लीकेशंस के यूज में। स्टेटूटरी यानी कि वैधानिक, लेजिस्लेटिव यानी कानूनी, गवर्नमेंटल यानी सरकारी, या वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक। तो देखो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो है ना स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो एसेसिंग कंप्यूटर विदाउट प्रीरियर ऑथोराइजेशन इज अ साइबर क्राइम दैट कम अंडर सेक्शन 65, 66, 68 या 70। यानी बिना पहले से ऑथोराइजेशन किए हुए किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना किस तरीके का साइबर क्राइम माना जाता है, यानी ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे एक साइबर क्राइम को सेक्शन 66 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट मीन अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लाइसेंस को प्रदान कर सकता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग प्राइवेट की अथॉरिटी, सर्टिफाइड सिस्टम कंट्रोलर या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो या संस्था होती है जो किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लाइसेंस को इशू कर सकती है। अगला प्रश्न है डैश इज अ डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल मैनर। जब किसी डेटा को अर्थपूर्ण तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे क्या, एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सूचना। जब किसी डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो वो डेटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अगला प्रश्न है डैश इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस। सरकारी सुविधाओं को डिलीवर करने के लिए यदि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो इसे किस शब्द से पहचाना जा सकता है या किस शब्द से इसे पुकारा जाता है। तो इसे पुकारा जाता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द अल्टरिंग ऑफ डेटा सो दैट इट इज़ नॉट यूजेबल अनलेस द चेंज आर अनडन इज बायोमेट्रिक, इंक्रिप्शन, एर्गोनॉमिक्स या कंप्रेशन। यानी यदि किसी डेटा को इस तरीके से चेंज कर दिया जाए कि जब तक उस चेंज को वापस न लिया जाए तब तक डेटा को यूज न किया जा सकता हो तो इसे क्या कहेंगे। तो इसी को हम कहते हैं इंक्रिप्शन। मैंने पहले भी आपको बताया है इंक्रिप्शन में क्या होता है, डेटा को कुछ कोड में बदल दिया जाता है और उस कोड को पढ़ के कोई उस डेटा को समझ नहीं सकता है जब तक उस कोड को वापस डेटा के रूप में कन्वर्ट न किया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी के पर्पज से ये इंक्रिप्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑथेंटिकेशन इज, ऑथेंटिकेशन है टू एश्योर आइडेंटिटी ऑफ यूजर ऑन अ रिमोट सिस्टम, इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, इंटीग्रेशन। तो देखो ऑथेंटिकेशन का मीनिंग यही होता है कि किसी रिमोट सिस्टम यानी दूर से किसी और सिस्टम से जोड़ने वाला कोई व्यक्ति उसकी आइडेंटिटी को इंश्योर करना, यही ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय असाइनिंग और बाय लाइसेंसिंग द राइट ऑफ द अदर्स, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्रेडमार्क। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। इसका तीसरा भाग मैं अभी और लेकर आने वाला हूँ, उसमें हम अगले 30-40 क्वेश्चन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नाम से एक वीडियो मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो भी आपके साइबर लॉ में काम आने वाली है, उससे भी आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।